नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोजी अली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी और आंदोलनकारी वीरेंद्र जयाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिमालय न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कब लगा आपको कि आपको राजनीति में आना है, कैसे जुड़े आप राजनीति से? इसकी एक लंबी कथा है जी। हमारे परिवार से तो कोई राजनीति में था नहीं। जी सर। ये वर्ष 1978 की बात है। मैं अपने कॉलेज में था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज का मैं छात्र था। तो कुछ लोग आए, वो अपने छात्र आए और कहा करे जयाल सुनो, हम लोग आए हैं और वोट क्लब पे कुछ पहाड़ के लोग बैठे हैं जो नारे लगा रहे हैं कि उत्तराखंड पृथक राज्य बनना चाहिए। तो हमको एकदम से लगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो यूनियन, कॉलेज यूनियन में तो हम थे। मैं उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी था कॉलेज का। हमने भी लॉन्ग बेल बजवाई कॉलेज की और 4 बसें भर के हम वोट क्लब पे चले गए और वहाँ पर देखा कि आदरणीय प्रताप सिंह पुष्पाण जी, मथुरा प्रसाद बमरा जी, राजेश्वरी पसबोला जी, राजराव जी, ऐसे 15-20 लोग बैठ के उत्तराखंड पृथक राज्य की बात कर रहे थे। तो हम भी उनके साथ शामिल हो गए। ये वो 1 दिसंबर 1978 का दिन था कि सीधे सीधे एक छात्र राजनीति से जुड़ गया। सर, आपने उत्तराखंड के आंदोलन के आप पहले आंदोलनकारी हैं, तो उस समय स्थितियां जो थी बहुत ज्यादा विपरीत थी। तो उन विपरीत स्थितियों में आपने किस तरीके से काम किया, उस आंदोलन का कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, 1 दिसंबर 1978 का जो आंदोलन था 8 दिन तक धरने में चला। 8 दिसंबर को पहला सत्याग्रही जत्था उत्तराखंड राज्य के लिए जेल गया, जिसको 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। तो उस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता था। अच्छा लगा अपनी माँ के लिए काम करने के लिए, पर हम पहाड़ के लोगों के सामने राजनीति में काम करना या राजनीति में जाना भी एक बड़ा भारी ऐसा लगता था कि कोई समझ लीजिए कि एक ऐसा काम है कि जिसको हम कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि उत्तराखंड के मोस्टली लोग जो होते हैं वो आर्मी में जाते हैं, आप बिल्कुल हटके राजनीति में आ गए थे। हाँ, बस ये लगा कि, पर अच्छा इसलिए लगा कि कोई ना कोई एक कॉज है कि उत्तराखंड पृथक राज्य बनना चाहिए। हमको नहीं मालूम था तब तक, पर क्या होगा, बन के क्या होगा, क्यों बनना चाहिए, पर लगा कि पहाड़ की मांग है तो शामिल हो जाना चाहिए। सर, उस समय जैसे आप जेल गए, 7 दिन तक रहे, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? जेल वाला आपका खास तौर पे अनुभव कैसा रहा? जेल वाला अनुभव तो बहुत कुछ सिखा गया। जेल वाले अनुभव में एक तो हम जब उत्तराखंड आंदोलनकारी जेल में थे, जिनमें दिल्ली के हमारे आदरणीय, आज हमारे बीच में नहीं है, गिल्लियाल साहब थे। एक उत्तराखंड कोटद्वार से समाचार पत्र निकलता था, धड़कता पहाड़, नरेंद्र या नागेंद्र ऐसे उनियाल जी। तो इन सब लोगों से, प्रताप सिंह पुष्पाण जी थे जो पहले विधायक भी रहे उत्तर प्रदेश में। तो इन लोगों से सीखने को भी मिलता था और अच्छा लगता था कि माँ के लिए काम कर रहे हैं। और अंदर जाके उत्साह बढ़ा कि अगर जेल में भी आए हैं ना तो अपनी माँ के लिए आए, ऐसा माँ का ही स्वरूप दिखता था उस समय। सर, मुजफ्फरनगर कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। यूपी और की स्थिति पूरी बदल चुकी थी, मुलायम जी की सरकार थी, बहुत बुरा हुआ था उस दौरान जो हुआ था। तो उस वक्त को आप कैसे याद करते हैं, कैसा अनुभव था वो? ये जो आंदोलन था ये बीच बीच पे जो चलता रहता था, बाद में यूकेडी ने लिया था। पर 1 अगस्त, मुझे जो स्मरण आ रहा है, 1 अगस्त 1994 को ये उत्तराखंड में एक आंदोलन चला 27% आरक्षण के विरोध में। वही आंदोलन तुरंत उत्तराखंड राज्य में बदल गया और 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में एक जीप ऊपर से नीचे फेंक दी गई, उसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हुई और फिर ये तेजी से एकदम से आंदोलन पृथक राज्य के लिए हुआ। मुजफ्फरनगर गोलीकांड हो, चाहे खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे मसूरी का गोलीकांड हो, ये मैं तो इनको उत्तराखंड के ही सीने पे नहीं, पूरे भारत के सीने पे एक बहुत बड़ा छेद मानता हूं। और मुजफ्फरनगर गोलीकांड तो एक ऐसा
व्यक्तिगत मेरे लिए ऐसा घिनौना कृत्य है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, जहां पर मेरी मां बहनों के साथ बर्बरता हुई हो। वो तो कोई भूल जाए, मैं जब तक मेरे अंदर सांस है मैं नहीं भूल सकता हूँ, मैं नहीं भूल सकता हूँ उसको। मुजफ्फरनगर कांड के बाद जो रैलियां हो रही थी, विरोधी आंदोलन चल रहे थे, थोड़े थमे थे, फिर एकदम से बहुत ज्यादा बड़े, वो बहुत ज्यादा लोग जुड़े, तो वो दौर कैसा रहा कि एकदम से कैसे बढ़ गया वो आंदोलन? नहीं, मुजफ्फरनगर गोली कांड के बाद तो आंदोलन फिर थमा ही नहीं। चाहे दिल्ली की सड़कें हुई हो, चाहे भारत के किसी भी महानगर में रहने वाले पहाड़ के लोग रहे हों, चाहे उत्तराखंड की स्वयं की धरती रही हो, और फिर तो आंदोलन थमा नहीं। इतना जरूर है कि आंदोलन, क्योंकि जो होता है ना, राजनीतिक दल तो राजनीति ही करते हैं, उनको कोई उत्तराखंड से उतना लगाव या प्रेम तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसी भी चल पड़ी कि उसी अच्छे भले जिस उत्तराखंड की धरती से प्रत्येक घर से पहले तो 2-4 नहीं तो एक व्यक्ति जरूर भारत मां की सेवा में अपने प्राणों की बाजी लगाता है, बॉर्डर पे तैनात है, उसको कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। उस क्षेत्र की जनता अगर दिल्ली दूर और पेचिंग पास की बात करे तो कहीं ना कहीं आंदोलन को गुमराह और गलत दिशाओं में ले जाने का भी राजनीतिक दलों ने षड्यंत्र किया। हमने कहा, फिर हमको लगा तो हमने भी भगवा ध्वज के नीचे हिमनद संघ का गठन किया और सभी जंतर मंतर में जितने भी गैर राजनीतिक दल थे उन सबको जोड़ते हुए एक ही बात पे कि देखिए भाई, हम तो उत्तराखंड उस धरती के लोग हैं, कहीं हम अपने उन जांबाज सैनिकों का अपमान तो नहीं कर रहे कोई इस प्रकार के नारों से। हम सब एक ही मांग करें कि उत्तराखंड बनना चाहिए और हम सबकी मांग होनी चाहिए। बल्कि इस समय पे मैं आप आदरणीय अटल जी को बहुत स्मरण कर रहा हूँ और बहुत मिस कर रहा हूँ। आपने उनके साथ काम किया है, मौका मिला है, तो कैसा रहा सर? उत्तराखंड उनका बहुत प्रेम था। साल में एक बार जरूर आते थे उत्तराखंड। एक बार अपने टमटा जी ने एक रैली की ITO पे, तो भाजपा ने निर्णय लिया कि शायद इस रैली में हम शामिल नहीं होंगे। मैंने सुबह सुबह, आदरणीय अटल जी 6 राय सिन्हा रोड पे रहते थे, मैंने फोन लगाया, मुझे क्या पता कि फोन उठाने वाले अटल जी होंगे। तो मैंने कहा मुझे बहुत जल्दी, बहुत आवश्यक आदरणीय अटल जी से बात करनी है। तो वहां से बोले मैं अटल ही बोल रहा हूं। तो मैंने कहा मान्यवर प्रणाम, केवल प्रार्थना के लिए फोन किया कि जो आज भाजपा इस रैली को समर्थन नहीं दे रही जिसको टमटा जी कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना कि इसको समर्थन दीजिए। भावनाओं की वो है, उत्तराखंड केवल राजनीतिक वो नहीं, हम सब पहाड़ के लोगों की भावनाओं का इशू है, भावनाओं का सवाल है, टूट जाएंगी सबकी भावनाएं। और मैं आज भी उनको प्रणाम कर रहा हूं उनके श्री चरणों में, आज हमारे बीच में नहीं है, कि उन्होंने तुरंत खंडूड़ी जी को फोन किया जो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष होते थे, कि भाई ये जुयाल का फोन आया है और भाजपा इसको समर्थन करे। मैं उस दिवंगत आत्मा को आज भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि अगर वो न होते तो शायद आज उत्तराखंड राज्य में न होता। जिस समय आंदोलन चल रहा था और आप पहले आंदोलनकारी हैं जिन्होंने आवाज उठाई, बहुत आगे तक उठाई, तो उस दौरान आपको किसी ने साथ दिया? मुझे बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद मिलता रहा, जनता का भी साथ मिला, मेरे घर से भी मेरा साथ मिला। अगर परिवार से साथ न मिला होता, पत्नी का साथ न मिला होता, तो महीनों महीनों आंदोलन में रहना, महीनों महीनों अन्य अन्य प्रदेशों में जाना, ये कैसे संभव होता। परंतु उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के तमाम लीडर का, आदरणीय अटल जी का, आडवाणी जी का, आदरणीय कुशवाहा ठाकरे जी का। लड़ जाते थे हम उत्तराखंड मूवमेंट पे, बुरी मतलब बहुत उस तरह से लड़ जाते थे, और फिर थोड़ी देर में प्यार हो जाता था कि उस समय के नेता ही वैसे होते थे, वो सब कुछ खो सकते थे पर कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहते थे। और बीरेन जुयाल, क्षमा चाहता हूँ, बीरेन जुयाल किसी भी नेता से आज भी पूछे कि पार्टी का एक कार्यकर्ता है, एक ऐसा समर्पित कार्यकर्ता है कि सचमुच उसको कोई खो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और कई सारी अनसुनी बातें बताने के लिए जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी लोगों को जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।
सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।